एवरीवन, सो बेसिस स्टार्ट किया है आज हमने। और हम अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस वो होते हैं जो स्लिपरी टू टच होते हैं, जो पाउडर, फाइन पाउडर टैल्कम जैसी फीलिंग देंगे। अगर वो सॉलिड्स होंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे तो बड़े स्मूथ होते हैं एंड दे स्लिप ओवर, नो। एंड वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, दे आर केमिकल्स हैविंग बिटर टेस्ट। और वो डाई पर क्या एक्शन शो करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं, राइट। ये हुए बेसिस, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हेन दे आर एडेड टू एसिड्स, बिकॉज दे आर केमिकली ऑपोजिट टू एसिड्स, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इम्पैक्ट। और वो क्या कर देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इसे एक स्टेम इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो प्लीज। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, right? This reaction is called as neutralization reaction. A base is a chemical substance which can neutralize an acid. So that is how you explain, right? A base. All the metal oxides and hydroxide are bases. तो metal oxides और hydroxide तो सब bases हैं ही। जैसे कि नाम लिखना शुरू करो। metal oxide में CaO, Na2O, K2O, राइट। ये क्या हो गए, मेटल के ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हो गए। मेटल हाइड्रोक्साइड्स के नाम लिखो। NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ये सब क्या हो गए, दे आर बेसिस। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स सारे मेटल के बेसिस होते हैं। नाउ नॉट जस्ट मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, देयर इज अ हाइड्रोक्साइड ऑफ अ पॉलीएटॉमिक आयन व्हिच इज कॉल्ड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया होता है ना NH3, अमोनियम आयन होता है NH4+1, OH होता है -1। तो NH4+1 को रिएक्ट करेंगे OH-1 से, तो क्या बनेगा, NH4OH, है ना, विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक मेटल का, जो कि एक मेटल का अ, जो कि एक मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं भी है, स्टिल इट इज अ बेस। गॉट इट बेटा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस दो इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बेस है। चलें अभी आगे। प्लीज नोट दैट मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर कंसिडर्ड टू बी बेसिस बिकॉज दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो इसका मतलब बेसिस की कैटेगरी में और किसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट को और मेटल बाइकार्बोनेट को, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है यहाँ पर। बाइकार्बोनेट क्या पॉलीएटॉमिक आयन होता है, कौन बताएगा मुझे। 9th क्लास की मेमोरी किसकी रिफ्रेश है। रजत, अभी तक तेरा खाना फिनिश नहीं हुआ बेटा। मैम थोड़ा सा बचा है। बेटा इतने में तो मैं 2 बार खाना खा सकती थी। मैम मैं जल्दी से कैमरा एक ऑन आया कर। था। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, व्हाई आर दे कंसिडर्ड टू बी बेसिस, बिकॉज दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड। तो जो भी एसिड का केमिकल ऑपोजिट है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, विल कॉल इट अ बेस, राइट और नॉट। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मैंने पूछा बाइकार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, क्या फॉर्मूला है बाइकार्बोनेट का, सिर्फ बाइकार्बोनेट का, HCO3 राइट। और उसकी वैलेंसी क्या है, 1। -1, है ना। और कार्बोनेट यस की CO3 फॉर्मूला होता है, और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, -2। यस, -2, है ना। आ रही है ना सबको बातें याद। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी बेसिस है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी एक बेस है। क्यों कैल्शियम कार्बोनेट भी एक बेस है, अगेन इट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो इसका मतलब सिर्फ मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिस नहीं होते, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी बेसिस होते हैं। और साथ में एक polyatomic ion का hydroxide which is ammonium hydroxide is also a base. Understood or not everyone, सारे example पता लग गए। Now specifically from the big pool of bases, only those bases that are soluble in water, जो पानी में dissolve हो जाएंगे, that are called as alkalis. ठीक है, उन्हें alkalis बोलेंगे, जो bases पानी में dissolve हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, are all bases alkalis? Say yes or no. No.
because all bases cannot get dissolved in water. Are all alkalis bases? Yes, ma'am. Yes, right, because they are chemical opposites to acids. Okay, no? Clear, no? चले अभी आगे. Right. तो इसका मतलब बेस जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा. तो व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? सारे बेसिस के पास क्या है कॉमन? NaOH में भी OH माइनस है, KOH में भी OH माइनस है, MgOH में भी OH माइनस है. तो इसका मतलब, अरे कहाँ गया? राइट. तो इसका मतलब इन सबके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, हमने जितने भी अभी तक एग्जांपल्स देखे हैं, कि सब बेसिस के पास OH माइनस आयंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर. राइट और नॉट? है ना? आगे देखो. Please note that when the solution of a base is diluted by mixing more water in it, the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases. मतलब diluted base के अंदर क्या हो जाएगा? वो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा. मतलब अगर अभी 10 ग्राम्स में OH माइनस आयंस का कोई एक कॉन्सेंट्रेशन था, एक्स कॉन्सेंट्रेशन था, तो जब आपने उसमें डाइल्यूट कर दिया और वाटर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? वहां पे OH माइनस आयन का पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. अब ज्यादा वॉल्यूम में उतने ही OH माइनस आयंस प्रेजेंट है. तो इसका मतलब अगर आप टोटल क्वांटिटी से, टोटल सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो पर यूनिट वॉल्यूम जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट हैज डिक्रीज्ड. गॉट इट एवरीवन और नॉट? अब इन रिएक्शंस को हमें लिखना सीखना है, डिसोसिएशन रिएक्शन को. तो जल्दी से इसे लिखो. NaOH which is a solid when dissolved in water, एरो के ऊपर, एरो हेड के ऊपर यू नीड टू राइट वाटर. देन Na प्लस इन एक्वा स्टेट, पानी में ही रिलीज हो रहे हैं ये आयंस, एंड OH माइनस इन एक्वा स्टेट्स. गॉट इट और नॉट बच्चे? ठीक है. जल्दी से लिखने हैं ये रिएक्शन, सबने नोट करने हैं, फटाफट से लिखो और विद फुल इंफॉर्मेशन. KOH solid gives K plus aqueous and OH minus aqueous. Written बच्चे for all three? Okay. चलें अभी आगे बेटा. What are strong bases and what are weak bases? The same like acids beta. Strong bases are which completely ionize, which completely break. Keywords है complete ionization. ठीक है. तो जब complete ionization हो जाती है of a base in water, तो फिर हम कहते हैं कि that is a strong
दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या हो जाता है, विच पार्शियली आयोनाइजेस। पार्शियली आयोनाइजेस मतलब वो आप वो डबल हेडेड एरो डालेंगे आप, कभी वो ब्रेक हो रहा है, कभी वो वापस कंबाइन हो रहा है, कभी वो बेस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कभी वो वापस कंबाइन हो रहा है ना, सिखाया था ना ये एसिड्स में। तो इट्स द सेम थिंग, सेम फैक्ट। पढ़े इसे जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। अ बेस which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ions is called a strong base. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों याद करने हैं अभी नहीं। दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। गॉट इट? नो? सिंपल नो एकदम। नेक्स्ट, वीक बेस क्या है? जहां पर पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब आप इसे वाटर में डालेंगे, कभी वो दोनों ब्रेक हो जाएंगे, Na और OH। नहीं, NaOH तो खैर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी अमोनियम आयन अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया, इसमें से कुछ अमोनियम आयंस, कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस कंबाइन हो गए, कुछ फिर से डिसोशिएट हो गए, कुछ फिर से कंबाइन हो गए। तो वो अगेन डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन और कॉम्बिनेशन रेगुलरली चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं हो पाते। बहुत सारे कभी कभी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंबाइंड स्टेट में भी पड़े हैं। तो अगर वो कंबाइंड पड़े हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो हो रही है उसकी वजह से। राइट और नॉट? है ना? इसका मतलब अब जो आपके पास बीकर में कंटेंट है ना, उसमें अमोनियम आयन भी है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी है और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगी ना। है ना? अगर वो सारे के सारे जैसे NaOH है, सारे ही Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गए, तो फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई आयंस की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बल्ब अगर आप ग्लो कराएंगे वहां तो ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है ना? चले ना? तो अभी वीक में से कौन-कौन से नाम हमको पढ़ने हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीक बेसिस हैं। इतने वीक बेसिस हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हम एंटा एसिड की तरह पी जाते हैं। है ना? एंटा एसिड होता है ना? इतने वीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, उसमें हम हैंड भी डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग पर्पस के लिए घरों में यूज हो रहा है। तो दिस इज बिकॉज दे आयोनाइज ओनली पार्शियली इन वाटर। तो उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है साथ के साथ। तो अगर हम प्रॉपर्टीज को अभी तक के लिए कंक्लूड करें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उनके पास, इसीलिए हम उन्हें एज इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, डू यू पीपल नो? जैसे हम सॉलिड के लिए टर्म यूज करते हैं इट इज अ कंडक्टर एंड इट इज एन इंसुलेटर, ऐसे हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं टर्म दैट इज इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव और नॉट। तो जो लिक्विड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव तब होते हैं जब वो आयंस में ब्रेक हो सके। और जो आयंस में ब्रेक हो सकते हैं स्पेशली केमिकल्स, आप उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हुए आप उन्हें एज अ कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हो कि दो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इट कैन कंप्लीट देयर सर्किट वाया दैट लिक्विड। तो लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। गॉट इट और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में? ठीक है ना? ओके। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। गॉट इट और नॉट? 100+। चलो अभी एक बार एक एक मिनट दो मुझे, मैं 1 मिनट फीवर चेक कर लो। 1 मिनट आ, गिव मी 1 मिनट बेटा। कीप रीडिंग दिस बाय।
हुआ बच्चे? ओके, नेक्स्ट हमें करना है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, पढ़ लिया हमने, दे कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, प्री बोर्ड्स में तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। ये रिएक्शन आपको 2 बार देखने को मिलेगा, एक बार इस चैप्टर में, एक बार मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स किस तरीके से बेसिस से रिएक्ट करते हैं ये, और ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एक्चुअली क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपके सिलेबस में 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, सिर्फ 2, एक सोडियम जिंकेट, एक सोडियम एल्यूमिनेट। इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जरूर होता है, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट ये कैसा सा आयन है, देखो इसमें 2 मेटल्स और एक नॉन मेटल दिख रहा है। तो क्या मैं ये कहूँ कि सोडियम और जिंक दोनों पॉजिटिव आयन्स हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है? नो, एक्चुअली क्या है, ये जिंकेट है, ये जिंकेट आयन है। और जिंकेट आयन क्या करता है, जिंकेट आयन Zn और O के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन जब वो सोडियम के सामने आता है ना तो इट बिकम्स वीक। सोडियम उसे प्रेशराइज कर देता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक एक पॉलीएटॉमिक आयन जिसे कि प्रेशराइज कर दिया जाता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट स्टार्ट्स बिहेविंग नेगेटिव। जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जिंक और एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर को स्टडी करोगे, व्हाट नेचर एम आई टॉकिंग हियर अबाउट? एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक मींस समटाइम इट शोज एसिड का बिहेवियर, समटाइम इट शोज बेसिस का बिहेवियर। तो एम्फोटेरिक नेचर की जब हम बात करेंगे ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम, तब भी हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। गॉट इट और नॉट बच्चे? तो सोडियम जिंकेट क्या है, Na+1 आयन वैलेंसी शो किया एंड जिंकेट ने -2। जिंकेट, अगम ध्यान से क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बेटा। जिंक बीइंग अ मेटल with oxygen it becomes a negative ion. Sodium zincate is thus formed, and this is out of the only 2 complex salts that you have, sodium aluminate and sodium zincate, ये 2 ही complex salt आपके syllabus में है, जिसमें से एक का formation यहाँ आपको आ गया। तो this page here, this reaction here that you have, write it 5 times in your notebook, in your notes notebook. That base when reacts with zinc, यहाँ पर जिंक का जो ऑक्साइड है, अच्छा कोई मुझे बताएगा यहाँ पर जिंक का ऑक्साइड क्या बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है या बेसिक? From acidic मैम base. बेसिक। बेस से रिएक्ट किया है मेटल ने ना, बेस से रिएक्ट किया है ना, और ये नेगेटिव है ना, तो बेसिक। और ये है ना, देखो, सोचो कैसे ये पॉजिटिव आयन है। तो ये एक्चुअली अभी आप आगे जब पढ़ोगे इसके, जब ऑक्साइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर क्लियरली आपको शो करेगा। इसके अंदर तो इट इज हार्ड फॉर यू टू जज, पर अभी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समझो। अभी एसिडिक बेसिक बिहेवियर छोड़ देते हैं। दिस इज नेगेटिव आयन -2 एंड दिस इज पॉजिटिव आयन +2। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये +1, सोडियम +1 एंड जिंकेट आयन -2, जिससे बना Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। राइट इट 5 टाइम्स विद ऑल द डिटेल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने एक्वस क्यों लिया? व्हाई डिडंट यू टेक इट एज अ पाउडर? मैम क्योंकि उसकी OH उसके OH आयंस वाटर में ही डिसोसिएट। एब्सोल्युटली राइट, डिसोशिएट ही नहीं होंगे बिना वाटर के, क्योंकि जिंक भी आप यूज कर रहे हो सॉलिड पाउडर फॉर्म में, और वो भी NaOH भी अगर आप पाउडर ले लोगे तो ड्राइनेस की वजह से वो अपने हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज ही नहीं करेगा, ठीक है। एंड H2 gas is formed. Please note that in the salt form, the reaction between a base and a metal, the metal is present as a part of the negative ion. तो जो आपने जो यहाँ पर मेटल ये पढ़ा, ये एक नेगेटिव आयन का पार्ट बन गया। दिस इज important to note. For example, in sodium zincate salt formed
by the reaction between sodium hydroxide and zinc, the zinc metal is present as a part of a negative ion. So zincate ion, which is ZnO2 2 minus, that is the negative ion hai. Got it or not, bache? Also, we need to know here that not all metals react with bases to form salt. It is only aluminium and zinc that reacts with bases to form salts. Got it or not? चले अभी आगे. We can show the formation of hydrogen gas is the reaction of sodium hydroxide and zinc by this simple experimental setup. कुछ granules ले लो in a boiling tube and add 5 ml of sodium hydroxide solution aqueous form में and heat the boiling tube on a burner. Repeat all the remaining steps as described in experiment given on 57. We will find that अच्छा वो मतलब उसको सोप ट्रफ में वहां से एक डिलीवरी ट्यूब निकाल कर you're bringing it to a soap trough, no? तो वहां पे you will see bubbles coming out, and when you bring a burning matchstick closer to it, it will give you a popping sound. तो same as discussed earlier, right? बस हमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमें बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जिंक ग्रैन्युल्स के साथ एक बेस लेना है. Got it? So this is how you can show the release of hydrogen gas during that reaction. Again with that bubbles, soap bubbles में hydrogen जो trap होगा, उसकी popping sound से you will prove that hydrogen is formed here. Got it everyone or not? अब ये reaction fourth time आ रहा है ना हमारे syllabus में. अभी 2 बार हम पहले 2-3 बार पहले लिख चुके हैं इसे. That whenever a base reacts with an acid, it forms salt and water. है ना बच्चे? ठीक है, चलिए अभी आगे. तो अगर हम ये देखें कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, इसे मेमोरी के लिए भी विजुअलाइज करें, तो इट इज ब्रेकिंग फ्रॉम हेयर, अ बेस ब्रेकिंग फ्रॉम हेयर OH माइनस एंड Na प्लस में, एंड एसिड ब्रेकिंग फ्रॉम हेयर तो H प्लस और सल्फेट माइनस में, राइट? ऐसे ब्रेक हुआ. तो अब ये जो वाटर पार्टिकल है H प्लस एंड OH, ये रहा, ये दिख रहा है आपको. रेस्ट विल कंबाइन सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट. गॉट इट और नॉट एवरीवन? सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस होती है, Na की +1, तो सोडियम सल्फेट बना Na2SO4. गॉट इट एवरीवन और नॉट? तो हम इसे शॉर्ट में ऐसा भी बता सकते हैं कि H प्लस ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद OH माइनस ऑफ द बेस एंड फॉर्म्ड वाटर देयर व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट. गॉट इट बच्चे? चले अभी आगे. अच्छा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है बताओ? एसिड या बेस? हिंट दे देती हूँ. मैम एसिडिक. चाटा पड़ेगा. एसिड? किसने बोला था सबसे पहले एसिड? मैम तेजस. नॉन मेटालिक है ना? नॉन मेटालिक. माय बैड, मैम मैं ही एसिड. खुद ही सोची. हाँ, माय बैड. मेटल ऑक्साइड्स जो है वो मेटल ऑक्साइड्स बेसिस होते हैं. मैंने ही गड़बड़ किया, मैं हाफ स्लीपी हूँ ना आज भी. तो अभी क्या है, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस इन बेसिक इन नेचर, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन जो एसिड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सोडियम सल्फर ऑक्साइड है, इनके डाइऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो जब ये रेन के साथ आते आते हैं नीचे, तो हम इसे बेसिक रेन नहीं कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, है ना? तो वो एसिडिक रेन क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर एसिड हो जाते हैं, तो वो एसिड रेन होता है, राइट? ओके, नाउ अब अगर हम बात करें नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की, जो कि एसिडिक इन नेचर है, उन्हें बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा ना बच्चे? सिंपल ना, वही वाला न्यूट्रलाइजेशन ही तो है. तो देखो यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने यूज किया, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड यूज किया हमने वाटर के साथ, यूज किया ना एक्वस स्टेट में, इसीलिए वो CaO से CaOH होल्ड वाइज बन गया.
है ना, होता है ना, याद आ रहा है। क्विक लाइम होता है CaO, उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वो CaOH होल ट्वाइस बन गया। यहाँ पर एक्वस स्टेट है ना, इसीलिए मैंने CaO नहीं लिखा, क्योंकि CaO व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स CaOH होल ट्वाइस। तो दिस इज दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड की जगह लिखना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस की जगह पर यहाँ पे लिखना है मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेस के साथ जब मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब मैंने रिएक्ट किया, इट गेव मी सॉल्ट। तो सॉल्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बना वाटर विच इज लिक्विड इन स्टेट। गॉट इट एवरीवन और नॉट? चले अभी आगे। मैंने आपको बताया था बेसिस का क्लेंजिंग एक्शन होता है ना, इसी वजह से उसे सोप्स, पेपर सोप्स में यूज किया जाता है, इसीलिए उसे क्लीनर्स की तरह यूज किया जाता है। तो बेसिस क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज बहुत किए जाते हैं, क्योंकि उनका क्लेंजिंग एक्शन होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रायन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो क्या करते हैं, जो वुड पल्प होता है ना, जो वुड पल्प होता है, मतलब उसे पल्प बनाने के लिए जो वुड होता है, उसे पल्प बनाने के लिए, उससे फाइबर्स बनाने के लिए पहले NaOH में डिप करते हैं। याद है नेचुरल फाइबर्स जब पढ़े थे तो, है ना? ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाते हुए आप NaOH को एज सॉल्वेंट यूज करते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइबर्स की प्रोडक्शन में, भले वो नेचुरल फाइबर्स हो भले सिंथेटिक फाइबर्स हो, उनकी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेक लाइम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर, अभी सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आएंगे ना इसके आगे, ये चैप्टर बहुत वास्ट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लास्ट में आएंगे सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। वहां पर हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है वो भी पढ़ेंगे, और वो कैसे बना है, किस केमिकल रिएक्शन से बना है वो भी पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर के लिए अभी सिर्फ उसका यूज पढ़ेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया आपको एंटा एसिड की तरह पी सकते हैं, इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेल किया जाता है विद अ लिटिल एडेड फ्लेवर्स टू इट। नहीं तो बेस है तो बिटर भी तो होना चाहिए, है ना? दिस वन स्टूडेंट ऑफ मी माइन आस्क्ड मी लास्ट ईयर कि बेसिस तो बिटर होते हैं पर एंटा एसिड्स तो बिटर नहीं होते हैं, है ना? वो तो बड़े स्वीटी स्वीटी से होते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ, आप अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ें तो उसमें एडेड फ्लेवर्स होते हैं। ओके, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो ये दिस इज लॉन्ग बैक, जब हार्ड वाटर घरों में सप्लाई होता था, अब तो मोस्टली इट इज सॉफ्ट वाटर एवरीवेयर नाउ डेज, है ना? बट कहीं पे अभी भी अगर हार्ड वाटर जो है वो आज भी अगर कहीं यूज हो रहा है, तो उसे, उसमें आप डिटर्जेंट्स यूज नहीं कर पाओगे कभी भी, फ्रॉथ ही नहीं बनेगा, स्कम बन जाएगा, कुछ कुछ अलग सा ही स्टिकी स्टिकी सा सब्सटेंस बन जाएगा, लेकिन फ्रॉथ नहीं बनेगा जिससे कि क्लेंजिंग एक्शन आएगा। जब आप लोग अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे आगे चैप्टर मेरे साथ, कार्बन स्टडी करेंगे डिटेल में, तब आप वहां पर देखेंगे भी कि सोप्स और डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन कैसे काम करता है। तो फ्रॉथ बनाने से कैसे मिसल बन रहा है वहां पे, वो पढ़ते हैं इस मिसल फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हार्ड वाटर है तो वो फ्रॉथ फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी जिससे मिसल बन सके, जिससे कि क्लींजिंग एक्शन शो हो सके। तो आपको पहले ऐसा एक वॉशिंग सोडा डालकर वाटर में उसको वॉश करना पड़ेगा, ताकि हार्ड वाटर अपना इम्पैक्ट लूज कर सके, ताकि फिर भी क्लींजिंग एक्शन आ जाए। तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग वाटर एंड इट कैन बी, मतलब ये वही जगह पे यूज हो रहे हैं जहाँ पे आज भी हार्ड वाटर आ रहा है, नहीं तो इट्स वेरी हार्श ऑन हैंड्स। वॉशिंग सोडा से जनरली हैंड्स बिकम टॉन, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हैंड्स पे, इतना स्ट्रांग होता है वो। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाय Ma'am, कार्बोनेट, what is सोडियम, hard water? खारा पानी बेटा, खारा पानी, है ना? आता था ना, कहीं कहीं भी आता था, कभी सुना है किसी से? कई विलेजेस में बैग
इन सम विलेजेस अभी भी हो सकता है खारा पानी आता हो, बट इधर तो अब तो दिल्ली साइड तो इट्स बीन एजेस, खारा पानी तो यहाँ तो नहीं आता है अब। तो हार्ड वाटर इज खारा पानी, और जिसके साथ क्लींजिंग एक्शन नहीं कर सकते हो आप, डिशेस वॉश नहीं कर पाओगे उससे, उससे क्लोथ्स वॉश नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। ठीक है। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट मींस बेकिंग पाउडर। ऐसा मेमोरी ट्रिक बना सकते हो, बाय से बेकिंग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग पाउडर की तरह यूज किया जाता है। और बेकिंग पाउडर में क्या होता है, कौन याद दिलाएगा मुझे? मैम उसमें टार्ट्रिक एसिड मिक्स होता शाबाश। तो एक टार्टरिक एसिड और एक बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं बेकिंग सोडा में, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड दोनों उस कैन में, रेड से कैन में बंद होते हैं। तो वो दोनों, जब एसिड भी वाटर में आया और बेस भी जब वाटर में आया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है वहां पर, जिसकी वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बन रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से फ्लफी हो जाती है आपकी इडलीज और ब्रेड्स। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? यहाँ पे तो यीस्ट भी नहीं डाला ना, बेकिंग सोडा ही तो डाला है। यीस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता, पर हमने तो यीस्ट नहीं डाला। अगर हमने इडलीज और ब्रेड्स बेकिंग सोडा से बनाई, तो फिर वहां पर वो फ्लफी कैसे हुई? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रेजेंट इनसाइड द baking powder, which is tartaric acid and the sodium bicarbonate, जिसके एक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। गॉट इट एवरीवन और नॉट? है ना, आ गई ना बात समझ में सबको? नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है? जब उसके अंदर ना केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, व्हेन दे मिक्स टुगेदर, उसमें सोडा भी है, एसिड भी है अंदर। when you make when you break the nozzle and you open that, तो वो दोनों एसिड एंड बेस दे रिएक्ट, और उनके रिएक्ट करने से हाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वहां पर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ही कम्स आउट विद इमेंस प्रेशर आउट ऑफ दैट नोजल यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। गॉट इट और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में? चले अभी, आ रही है बेटा बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? बोलो बच्चे। अच्छा, अलार्म हाँ बज गया बेटा 5:30 तेरा? ठीक है जा। थैंक यू इतना आ गया ना सबको समझ में कि नहीं आया? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन जो है वो पीएच पेपर पे, ये रीड करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा है, नाइन्थ में पहले डिस्कस किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी पढ़कर आना। दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर एज वेल। ये सब आप लोगों ने एट्थ में, नाइन्थ में, पता नहीं एट्थ में पढ़ा था ये सब आप लोगों ने। कैलामाइन लोशन लगाते हैं, बेस लगाते हैं एंट वाइट पे, ये पढ़ो बेटा और ये सेट अचीव कर दो। इसमें कुछ है नहीं अब और पढ़ाने वाला, ये बहुत एट्थ वाला सिंपल थियोरी है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इसमें अब। तो इसे पढ़ो और ये सेट अचीव कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर हाँ पेएच पेपर में और यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बार क्विकली नेक्स्ट क्लास में फिर भी डिस्कस कर लेंगे, बट यू स्टिल रीड इट, इट्स अ वेरी सिंपल थियोरी, देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया ही नहीं गया है टेंथ में, बस ये कहा गया है इट्स अ केमिकल मिक्स ऑफ सम इंडिकेटर्स टुगेदर। कुछ इंडिकेटर्स मिलाकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया है, जो कि एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एसिड, ब्लू लिटमस सिर्फ एसिड को आइडेंटिफाई कर सकता है, बेस है या वाटर है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उससे। ऐसे ही अगर रेड लिटमस है तो आप उससे सिर्फ बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, एसिड और वाटर उससे आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर डाई से सिर्फ एसिड या बेस में से कोई एक ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर वुड बी द वन जिसके कि आप यूज से एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई कर पाओ। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एक्चुअली अ केमिकल मिक्स ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स टुगेदर, जो कि जो कि दैट कैन आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस बोथ। गॉट इट एवरीवन और नॉट?
तो जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर आप एसिड या बेस डालते हैं तो वहां कुछ एक कलर आता है। वो कलर ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, वॉयलेट भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका पीएच स्कोर क्या है, पीएच क्या है। पीएच का मतलब इज हाइड्रोजन का पोटेंसी, पोटेंसी मींस उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्चुअली पीएच पेपर इज आइडेंटिफाइंग व्हेन एन एसिड कितना H प्लस आयन है, व्हेन अ बेस OH माइनस, नो, कितना H प्लस कम है या कितना H प्लस एब्सेंट है, पॉजिटिव आयन कितना एब्सेंट है पीएच पेपर पे, इट इज पोटेंसी ऑफ H विच इज चेक्ड, हाइड्रोजन आयन का पोटेंसी इज चेक्ड। तो पोटेंस हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच। तो हाइड्रोजन का पोटेंसी मतलब हाइड्रोजन आयन कितना है वो चेक करता है पीएच पेपर। और मतलब जब आपने क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया उसमें आपने या आपने गिवन सैंपल में आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और कोई एक कलर आ गया, लेट्स से रेड ऑरेंज येलो टाइप का कोई कलर आ गया, तो आप कहेंगे वो एसिडिक इन नेचर है। न्यूट्रल कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। और ब्लू की सारी शेड्स, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ये सारी शेड्स शोज अ बेस। गॉट इट बेटा। तो जो आपके पास कलर आ जाता है टेस्ट ट्यूब में, आप उस आप उस कलर आप उस कलर को उस पीएच कार्ड के साथ आइडेंटिफाई करके देखते हैं और उस कार्ड के साथ आइडेंटिफाई करते हुए आप उसके कलर को मैच करते हैं, आप उसे कलर के साथ मैच करते हैं और फिर ये बताते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। गॉट इट और नॉट, है ना? तो तो ग्रीन कलर आए तो वो न्यूट्रल, रेड की शेड्स आए तो वो एसिड और ब्लू की शेड्स आए तो वो बेस। ऐसा होता है, ठीक है। अब हमारी नॉर्मल लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, हम टूथब्रश करते हैं क्योंकि वो बेसिक होता है, एसिड होगा तो हमारा जो इनामल है वो खराब हो जाएगा। 8th में पढ़ा था इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्लैक फॉर्मेशन ऑन द टूथ, इफ यू डोंट ब्रश आवर टूथ वेल, इफ यू डोंट पुट द टूथपेस्ट ऑन आवर टीथ एवरी डे, तो फिर हमारे माउथ में एक एसिडिक मीडियम क्रिएटेड रहेगा बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग बैक्टीरिया इन द माउथ। तो वो बैक्टीरिया को मीठा पसंद है, वो सिंपल शुगर्स जो मुंह में ही डाइजेस्ट हो रही हैं उनकी प्रेजेंस में ड्वेल्स हैप्पीली वहां पर, और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से वहां पर एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन एसिड से हमारा इनामल खराब हो रहा है, जिससे बैक्टीरिया कैन डिग डीप इनटू आवर टूथ एंड कैन क्रिएट कैविटीज। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरी मॉर्निंग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करते हैं, बिकॉज टूथपेस्ट इज अल्कलाइन। तो वो मीडियम जो है वो बैक्टीरिया का मोस्ट हेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं वहां पे। बैक्टीरिया डजंट लाइक अल्कलाइन एनवायरनमेंट, तो वो बैक्टीरिया वहां पर से भाग जाता है। तो टूथपेस्ट हमारा क्या होता है, वो बेसिक होता है। ऐसे ही आपके सोप्स बेसिक होते हैं, ऐसे बहुत सारी बेसिक होती है चीजें जो 8th में पढ़ी थी, एंटासिड वगैरह, प्लीज उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। राइट, आज के लिए इतना ही, बेसिस कंप्लीट करो और फिर कल मिलते हैं मैथ्स के एक चैप्टर के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, मैम ट्रायंगल की प्रैक्टिस। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा टोटल 3 फॉर्मूलाज है सिर्फ। जो 4th इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था नया, अच्छा इंटरेस्टिंग 10th में जो नया इंट्रोड्यूस होता था, वो ओमिटेड है पिछले 2-3 सालों से। तो वो 3 पुराने फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें मैम एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिको अभी थोड़ा टाइम रुक के